द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अपन सस्य विज्ञान में पोषक तत्व पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि खनिजीकरण क्या होता है। खनिजीकरण के जो चरण थे अपन ने उन पर ध्यान दिया था, ठीक है। अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। उसके साथ साथ ही अपन ने पढ़ा था अखनिजीकरण। अब उसी क्रम में आगे चलते हुए देखते हैं स्वांगीकरण। आज पढ़ेंगे अपन स्वांगीकरण। अपन ने पहले देखा था कि स्वांगीकरण कहाँ पे होता है, तो स्वांगीकरण अपन ने कहा था कि स्वांगीकरण पादपों में होता है। स्वांगीकरण जस्ट खनिजीकरण का उल्टा होता है। जैसे खनिजीकरण में होता है बिल्कुल उसके विपरीत होता है स्वांगीकरण में, परंतु स्वांगीकरण पादपों में होता है और जो अखनिजीकरण है वो स्वांगीकरण के ही जैसा होता है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे होता है, वो मृदा में होता है। तो अपन देखते हैं स्वांगीकरण क्या होता है। यानी कि अकार्बनिक रूप का कार्बनिक रूप में परिवर्तित होना। किसमें? कार्बनिक रूप में परिवर्तित होना। इसके साथ साथ ही देखें तो आयनिक रूप का या आयनिक पदार्थ का किसमें परिवर्तित होना? अनायनिक में। या उपलब्ध, अपने जैसे कहा था कि उपलब्ध से अनुपलब्ध में परिवर्तित होना। अब देखिए ये मुख्यतः कहां पे होता है, तो ये सब कुछ कहां पे होता है स्वांगीकरण? ये स्वांगीकरण पादपों में होता है, अपने लिखा था लास्ट क्लास में। अब देखिए क्या होगा कि पोषक तत्व जैसे ही पादपों में पहुंचेंगे, अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद में स्थानांतरण होगा, तो अंतिम चरण क्या होगा? खनिजीकरण। अब अंतिम चरण में क्या होता है कि भोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं ये पादपों में, यानी कि कार्बनिक रूप में, अनायनिक रूप में, जिससे क्या है वो एक जगह पे भंडारित रहते हैं, यानी कि वहां से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो थोड़ा सा अपन देखते हैं। अपन ने कहा था कि नाइट्रेट रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है भी। पोषक तत्व पादपों किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट रूप में। अब नाइट्रेट रूप का क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो देखिए कहां से प्रारंभ होगा? नाइट्रेट से। अरे अपन ने कहा ना खनिजीकरण में लास्ट क्या बन रहा था? ये बन रहा था नाइट्रेट। अपन ने क्या कहा कि ये नाइट्रेट का जस्ट उल्टा होगा, यानी कि नाइट्रेट से ये प्रारंभ होगा, ठीक है। स्वांगीकरण खनिजीकरण का जस्ट उल्टा होगा, तो वो नाइट्रेट पर खत्म हो रहा था, ये नाइट्रेट से प्रारंभ होगा। अब देखिए नाइट्रेट से प्रारंभ करते हैं तो नाइट्रेट किस में बदल जाता है? नाइट्राइट में। किसमें? नाइट्राइट में। अब नाइट्राइट किस में परिवर्तित हो जाएगा? अमोनिकल रूप में। और अमोनिकल रूप किस में परिवर्तित हो जाएगा? अमीनो अम्लों में। किस में? अमीनो अम्लों में। और अमीनो अम्ल वही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और उसके साथ ही ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्रोटीन। ये क्या हो चुका है? ये भाई स्वांगीकरण हो चुका है, ठीक है। ये स्वांगीकरण हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है यहां से, नाइट्राइट में जाते जाते क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। फिर नाइट्राइट से अमोनिकल में रूप में जाते क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन जुड़ रहा है। और जब भी ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन अपचयन बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ ऑक्सीजन जब जुटता है उसको अपन ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो स्वांगीकरण में क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे नाइट्राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रेट, नाइट्रेट अपचायक, नाइट्रेट अपचायक, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा नाइट्राइट अपचायक, नाइट्राइट अपचायक। क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रेट अपचायक कहां पे मिलता है, तो नाइट्रेट अपचायक साइटोप्लाज्म में मिलता है। किसमें, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। साइटोप्लाज्म में। आगे बात करें तो नाइट्राइट ये क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि हरित लवक में, ठीक है। ये स्वांगीकरण हो गया, यानी कि नाइट्रेट का प्रोटीन में बदलना क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाता है कि क्लोरोप्लास्ट, ये नाइट्राइट अपचायक कहाँ पे मिलता है, तो नाइट्राइट अपचायक कहाँ पे मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। नाइट्रेट अपचायक कहाँ पे पाया जाता है, तो नाइट्रेट अपचायक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से फिर अमोनिकल रूप, अमोनिकल से अमीनो अम्ल, और फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन के बाद में ये किसका निर्माण कर लेंगे, आनुवांशिक पदार्थ का, किसका, आरएनए का, डीएनए का, इसके साथ साथ ही ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। तो ये स्वांगीकरण समाप्त होता है। आगे चलते हैं, तो आगे चल के देखते हैं। अपने खनिजीकरण पढ़ लिया, इसमें खनिजीकरण के बाद में अखनिजीकरण पढ़ लिया, और अखनिजीकरण के बाद में अपने स्वांगीकरण पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं मृदा में नाइट्रोजन का ह्रास, मृदा में नाइट्रोजन का ह्रास। अब देखिए, यानी कि जो मृदा में नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो देखिए मृदा में नाइट्रोजन का ह्रास मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, डीनाइट्रीकरण, वाष्पीकरण और लीचिंग, ठीक है। पहले अपन पढ़ते हैं डीनाइट्रीकरण को, फिर वाष्पीकरण को समझेंगे और फिर लीचिंग को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें देखते हैं अपन डीनाइट्रीकरण। यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन देखिए क्या होता है कि बात करते अपन थोड़ी सी धान के खेत की बात करते हैं, यानी कि जहां पे पानी भरा होता है। धान की अगर फसल देखें तो धान की फसल की बुआई मुख्यतः 2 तरीके से की जाती है। किससे, सीधी बुआई पहला तो, और इसके साथ साथ ही ट्रांसप्लांटिंग। अब देखिए सीधी बुआई में तो क्या किया जाता है, सीधी बुआई कर दी जाती है और इसमें पानी नहीं भरा जाता, ठीक है। सीधी बुआई कर दी जाती है इसमें, और इसमें पानी नहीं भरा जाता, पानी नहीं भरा जाता। यह ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। कहां होती है,
ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ठीक है। इसीलिए इसको अपलैंड राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपलैंड राइस, क्योंकि अपलैंड का मतलब क्या हो गया? ऊंची मृदा, और ऊंची मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा क्या होती है? ऊंची होती है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई पे होती है, इस वजह से इनको अपलैंड राइस बोल दिया जाता है। इसके साथ साथ ही अपन बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग में, तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया जाता है? पडलिंग की जाती है। क्या की जाती है? पडलिंग। क्या की जाती है? पडलिंग। अभी भाई पडलिंग क्या होता है? तो देखिए पडलिंग को थोड़ा सा समझते हैं। खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर आठ से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर भू परिष्करण क्रिया करना क्या कहलाता है? पडलिंग कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा धान की बुआई करने के पहले खेत में पानी भरा जाता है और उसमें फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर एवं पटेला से क्या किया जाता है? बार बार भू परिष्करण क्रियाएं की जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि जिससे गारा हो जाता है, यानी कि वहां पे दलदल सी बन जाती है। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो वो पानी को मृदा में जाने से रोकता है, दूसरी बात वो खरपतवार को उगने नहीं देता, ठीक है। इसके क्या उद्देश्य होते हैं? भू परिष्करण के, सॉरी इसके पडलिंग के। तो पडलिंग के उद्देश्य देखें तो उद्देश्य मुख्यतः दो होते हैं। पहला तो परकोलेशन को रोकना, परकोलेशन को रोकना, और दूसरा खरपतवार यानी कि वीड, ठीक है। अपन ने देखा था कि वीड शब्द किसने दिया था? तो वीड शब्द जेंथ्रो टूल ने उसकी बुक में दिया था। कौन सी बुक थी? हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, ठीक है। खरपतवार को नियंत्रित करना, खरपतवार को नियंत्रित करना, ठीक है। इसके उद्देश्य होते हैं पडलिंग के, ठीक है। अब ये परकोलेशन क्या होता है? अब इसको समझते हैं। पहले पडलिंग पे बात करते हैं। यानी कि पडलिंग करने के बाद में खेत में क्या किया जाता है? 25 से 30 दिन के पहले धान की क्या की जाती है? नर्सरी तैयार कर ली जाती है। जब धान 25 से 30 दिन का हो जाता है तो फिर खेत में पडलिंग करके और उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? यानी कि खेत से नर्सरी से पौध को कहाँ पे स्थापित करना? खेत में स्थापित करना, उसको अपन ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? पानी भरा जाता है। अभी अपन ने कहा कि पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है इसी वजह से। और ये मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। अरे मैदानी क्षेत्र में खेत क्या होंगे? मैदानी क्षेत्र में खेत लेवल होंगे, तो लेवल होंगे तभी तो उसमें पानी भरा जाएगा। तो यानी कि कहाँ पे की जाती है? ये मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में की जाती है और इसी वजह से इसको लो लैंड राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो लैंड राइस। लो लैंड राइस बोलते हैं। अब देखिए लो लैंड राइस बोलते हैं और अपलैंड राइस बोलते हैं। अब जैसे ही पडलिंग करेंगे, पडलिंग में अपने क्या कहा? परकोलेशन को रोकता है। परकोलेशन को थोड़ा सा समझते हैं, फिर अपन डिनाइट्रीकरण पाते हैं। देखिए ये मृदा की सतह है और ये मृदा के संस्तर है, ठीक है। जब भी जैसे बरसात होगी यहां से क्या होगा? पानी बहेगा, पानी बह के इधर जाएगा। ये क्या है? वर्षा जल। वर्षा जल जब भी मृदा सतह में प्रवेश करता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। और जब भी ये प्रवेश करके
मृदा के ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में जाएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? परकोलेशन। परकोलेशन यानी कि मृदा के ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में जल का जाना क्या कहलाता है? तो कहलाता है परकोलेशन। और मृदा की सतह में जल का प्रवेश क्या कहलाता है? वो इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। और साथ ही देखिए, ये जो परकोलेशन वाला पानी है, ये परकोलेशन वाला जो पानी है, तो ये परकोलेशन पानी के साथ जब पोषक तत्व जाते हैं, पोषक तत्व, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन बोल देते हैं लीचिंग। यानी कि लीचिंग क्या हो जाएगा कि परकोलेटिंग पानी के साथ या परकोलेटिंग जल के साथ पोषक तत्वों का मृदा के ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। अभी लीचिंग अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करते हैं परकोलेशन, तो मृदा में जल का ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में जाना क्या कहलाता है? परकोलेशन कहलाता है। और इन्फिल्ट्रेशन होता है कि मृदा की सतह में जल का प्रवेश क्या कहलाता है? इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अपन बात कर रहे हैं पडलिंग की, कि पडलिंग क्या होता है? पडलिंग होता है कि खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भर के या जल भर के भूपरिष्करण क्रिया करना क्या कहलाता है? पडलिंग कहलाता है। इसके दो उद्देश्य हैं, परकोलेशन को रोकना और दूसरे साथ साथ खरपतवार नियंत्रण करना। यह ट्रांसप्लांटिंग धान होता है, जो यानी कि जिसका अपन नर्सरी तैयार करके फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसमें अपने को ये क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं पडलिंग की। पडलिंग आपके समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। ये पडलिंग से ही संबंधित नाइट्रीकरण है। अब देखिए, जब पडलिंग करते हैं तो पडलिंग में क्या करते हैं? अपन जल भरते हैं, पानी भरते हैं। क्या करते हैं? पानी भरते हैं, यानी कि जल भरा जाता है। अब देखिए, जब अपन जल भर देंगे तो यानी कि पडलिंग के लिए क्या कि अपन ने जल को खेत में भरते हैं। अब देखिए, खेत में जब भी जल को पडलिंग के लिए भरते हैं तो वहां पे क्या होता है? वायु की कमी आ जाती है, यानी कि अवायवीय कंडीशन बन जाती है। यानी कि वहां पे जो अवायवीय जीवाणु हैं वो उनकी क्या हो जाएगी? संख्या बढ़ने लग जाएगी। अब देखिए, जब भी पडलिंग की जाती है, पडलिंग करने के बाद में 2 तरह की परतों का निर्माण होता है। पहली परत निचली वाली, उसको अपन बोलते हैं अपचयन परत। अपचयन परत कौन सी परत? अपचयन परत। यानी कि ये निचली होती, नीचे की तरफ होती है, मृदा में नीचे की तरफ होती है, निचली परत। इसकी अगर गहराई देखें तो ये 6 से 8 सेंटीमीटर गहरी होती है, ठीक है। इसी के ऊपर एक परत का निर्माण होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण परत। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण परत। ऊपर क्या होगा? वायुमंडल होगा। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा होगी क्योंकि नीचे तो अपन ने जल भर ही रखा है यहाँ पे, तो जल की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सी परत बन जाएगी? अपचयन परत। और ऊपरी परत में क्या होता है कि ऑक्सीकरण की अधिकता होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको ऑक्सीकरण परत कहा जाता है। ये ऊपरी परत होती है। कौन सी परत होती है? ऊपरी परत। और इसकी गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि पडलिंग के पश्चात वायुमंडल की तरफ बनने वाली परत कौन सी होती है? तो ऑक्सीकरण परत है। दूसरी बात, पडलिंग के दौरान मृदा की निचली तरफ या मृदा में निचली परत कौन सी बनती है? तो अपचयन परत बनती है।
अपचयन परत की गहराई कितनी होती है? 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। ऑक्सीकरण परत की गहराई कितनी होती है? 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। ऑक्सीकरण परत ऊपर क्यों बनी? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, इसलिए ऊपर से ऑक्सीजन मिलती रही, तो इस वजह से ऊपर की तरफ ऑक्सीकरण परत बन गई। अब देखिए, जैसे ही अपने हेडिंग डाली कि नाइट्रोजन का ह्रास, तो नाइट्रोजन का ह्रास यानी कि नाइट्रोजन में अपन कौन से उर्वरक उपयोग में लेते हैं? तो नाइट्रोजन में अपन नाइट्रेट और अमोनिकल उर्वरक उपयोग में लेते हैं। अपन ने वहां पे कहा था कि नाइट्रेट उर्वरक में NO3- मिलता है और अमोनिकल में NH4+ मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अपन ने जैसे नाइट्रोजन का ह्रास टॉपिक प्रारंभ किया, तो अपन कह सकते हैं कि इन उर्वरकों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नाइट्रेट उर्वरक का कहीं ना कहीं नुकसान होगा, अमोनिकल उर्वरक का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अरे भाई, इसी वजह से तो अपन क्या बोलेंगे इसको, इसी वजह से तो नाइट्रोजन का ह्रास बोलेंगे। अब देखिए, किसान क्या करता है, नाइट्रेट उर्वरक को कहां दे देता है? नाइट्रेट उर्वरक को अपचयन परत में दे देता है। ठीक है, नाइट्रेट उर्वरक को अपचयन परत में देने पर, अब जैसे ही नाइट्रेट उर्वरक को अपचयन परत में देगा, तो अपने क्या कहा कि अपचयन परत में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। अब यहां पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इस परत में 2 जीवाणु बन जाते हैं। कौन कौन से जीवाणु? अवायवीय। अपचयन परत में क्या होगा? अवायवीय जीवाणु उपस्थित होते हैं। अब अवायवीय जीवाणु कौन कौन से होते हैं? तो स्यूडोमोनास, इसके साथ साथ ही बेसिलस। स्यूडोमोनास और बेसिलस 2 जीवाणु हैं जो कौन से होते हैं? अवायवीय जीवाणु होते हैं, और ये कहां पे उपस्थित होते हैं? पडलिंग के बाद पश्चात बनने वाली अपचयन परत में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक तो अपचयन परत है, दूसरी बात अवायवीय जीवाणु है। तो ये क्या करेंगे, जैसे नाइट्रेट उर्वरक को कहां दे दिया? अपचयन परत में दे दिया, तो ये इसका क्या करने लग जाएंगे? अपचयन करने लग जाएंगे। यानी कि अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखिए, ये जीवाणु जैसे ही अब मनुष्य का भोजन का सोर्स होता है कार्बन, अपन भोजन कहां से, भोजन के रूप में या ऊर्जा कहां से प्रदान करते हैं? कार्बन से करते हैं। ठीक है, वैसे ही ये ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? O2 से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, O2 से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन? ये अवायवीय जीवाणु जो बनते हैं। अब जब ये O2 से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये क्या करेंगे? इसका अपचयन करना प्रारंभ कर देंगे। तो NO3 से क्या बन जाएगा? NO2-, फिर NO2- से NO, फिर NO से N2O, फिर N2O से N2। पर ज्यादातर यही गैस N2O गैस देखने को मिलती है, ज्यादातर N2O बनता है। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीकरण बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीकरण बोलते हैं। अब जैसे ये N2O और ये क्या है? ये गैस होती है। ये गैस क्या करेगी? वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीकरण कहते हैं। यानी कि नाइट्रेट को किसान द्वारा अपचयन परत में देने पर
वहां पर उपस्थित अवायवीय जीवाणु स्यूडोमोनास और बेसिलस अपचयन कर देते हैं नाइट्रेट का, और नाइट्रेट को N2 और N2 गैस में परिवर्तित कर देते हैं, और ये गैसें वायुमंडल में चली जाती है। इसी प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहते हैं, और यह नाइट्रेट उर्वरकों का मुख्यतः ह्रास इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया आपके समझ में आई, पर्लिंग से स्टार्ट हुआ। अब अपन इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। देखो, नाइट्रेट उर्वरकों को अपचयन परत में देने पर अपचयन परत में उपस्थित अवायवीय जीवाणु कौन कौन से थे? स्यूडोमोनास एवं बेसिलस। अवायवीय जीवाणु नाइट्रेट का अपचयन कर देते हैं, एवं नाइट्रेट N2O एवं N2 गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, इसे डीनाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीकरण कहते हैं। अब देखिए, बाकी अपने इधर से लिख ही लिया, गहराई कितनी होती है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीकरण परत की गहराई कितनी होती है, वायुमंडल की तरफ कौन सी परत बनती है, अपने सब कुछ समझ लिया। ठीक है, आगे लिखते हैं। डीनाइट्रीकरण धान के खेत से होती है। धान के खेत या जल भराव वाले क्षेत्रों से होती है। ठीक है, डीनाइट्रीकरण में या डीनाइट्रीकरण मुख्यतः नाइट्रेट उर्वरकों के जलाक्रांत क्षेत्र में उपयोग करने से होती है। आगे लिखते हैं। अत्यधिक डीनाइट्रीकरण
डिनाइट्रीकरण रूप। तो अत्यधिक डिनाइट्रीकरण रूप में अगर अपन देखेंगे तो सर्वाधिक N2O रूप में होती है, उससे कम N2 रूप में होती है। ठीक है, ये डिनाइट्रीकरण हो गया। अब अपन पढ़ते हैं डिनाइट्रीकरण को कंट्रोल करने के तरीके। इसको विनाइट्रीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। डिनाइट्रीकरण, यहां से लिख देते हैं विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, घबराना नहीं है, दोनों एक ही नाम है। डीनाइट्रीकरण को नियंत्रित करने के तरीके। तो देखिए, डीनाइट्रीकरण को नियंत्रित कैसे करेंगे अपन? तो डीनाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण को नियंत्रित करने के तरीके हैं भी। अपन ने क्या कहा कि नाइट्रेट उर्वरक को अपचयन परत में देने पर डीनाइट्रीकरण होता है। अपने यही कहा ना भी डीनाइट्रीकरण कब होगा? जब नाइट्रेट उर्वरक को अपचयन परत में देना है। तो सीधा सा नियंत्रण क्या हो गया कि नाइट्रेट उर्वरक का अपचयन परत में उपयोग नहीं करना। आप नाइट्रेट उर्वरक को ऑक्सीकरण परत में दे दीजिए। ऑक्सीकरण परत में क्या है? ऑक्सीजन है, तो इस वजह से वहां पे विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा। तो पहला कंट्रोल क्या हो गया? पहला नियंत्रण क्या हो गया? नाइट्रेट उर्वरकों को ऑक्सीकरण परत में उपयोग करके, या नाइट्रेट उर्वरकों का उपयोग कहां करना चाहिए? तो ऑक्सीकरण परत में करना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रेट उर्वरकों का उपयोग कहां पे करना चाहिए, तो भाई ऑक्सीकरण परत में करना चाहिए। इसके साथ साथ ही दूसरा देखें तो अमोनिकल उर्वरकों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही अमोनिकल उर्वरकों को अपचयित परत में देके, अपचयित परत में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर अमोनिकल उर्वरक आ जाएंगे यहां पे, अमोनिकल उर्वरकों का उपयोग कहां कर दिया अपन ने? अपचयित परत में कर दिया। तो जैसे ही अपचयित परत में उनका अपन उपयोग करेंगे, तो ये तो भाई सब किसका अपचयन कर रहे थे? ये ऑक्सीजन का अपचयन कर रहे थे, क्योंकि नाइट्रेट उर्वरक में ऑक्सीजन था, तो इस वजह से उसका अपचयन हो रहा था। ऑक्सीजन को हटा रहे थे, और या तो ऑक्सीजन को हटा रहे थे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? अपचयन करना हो गया, है ना। तो यानी कि नाइट्रेट उर्वरकों का अपचयन कब हो रहा था? जब इसको अपन ऑक्सीकृत परत में, इसमें अपचयन परत में डाल रहे थे। तो अपने पास सीधा सा तरीका है कि नाइट्रेट उर्वरकों का पहली बात तो उपयोग मत करो। दूसरी बात, अगर उपयोग करना है तो उसको ऑक्सीकरण परत में करो। और
तीसरी बात कि अमोनिकल उर्वरकों का उपयोग करो, या तो अमोनिकल उर्वरकों का उपयोग करो या फिर अमोनिकल उर्वरकों को अपचयन परत में उपयोग कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये डीनाइट्रीकरण समाप्त होता है। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं। पहला मेथड तो कौन सा हो गया, पहला मेथड हो गया विनाइट्रीकरण, और दूसरा मेथड पढ़ते हैं अपन वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इसको क्या बोलते हैं, वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है कि जब पीएच और जब मृदा का पीएच और तापमान बढ़ जाता है, जब मृदा का पीएच और तापमान बढ़ जाता है तो क्या होगा कि अमोनिकल उर्वरक गैस के रूप में हवा में चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, अमोनिकल उर्वरक गैस के रूप में हवा में चले जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इसको लिखते हैं अपन जलाक्रांत क्षेत्रों में, जलाक्रांत क्षेत्रों में अधिक पीएच, अधिक पीएच लगभग कितना 8.5 या क्षारीय, अधिक पीएच एवं अधिक तापमान होने पर अमोनिकल उर्वरक अमोनिया गैस के रूप में वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। अब अमोनिया गैस के रूप में वाष्पित हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है उसका मृदा में क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो नाइट्रोजन उर्वरकों का ह्रास हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर पूछते हैं किस रूप में होता है, तो अमोनिकल गैस है, यानी कि अमोनिकल रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, अमोनिकल रूप में हो रहा है। दूसरी बात, किन उर्वरकों का हो रहा है, तो अमोनिकल उर्वरकों का हो रहा है। देखिए विनाइट्रीकरण था वो नाइट्रेट उर्वरकों का होता है, और किस रूप में होता है, तो N2O या N2 के रूप में होता है। वाष्पीकरण में अगर नाइट्रोजन का ह्रास देखें तो किन उर्वरकों का होता है, तो अमोनिकल उर्वरकों का होता है, और किस रूप में होता है, तो अमोनिया गैस के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखें तो इसमें कोई सूक्ष्म जीव भाग नहीं लेता, इसमें कोई सूक्ष्म जीव भाग नहीं लेता, इसमें कोई सूक्ष्म जीव भाग नहीं लेता है। इसके साथ साथ ही देखें, अब अपन बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो नियंत्रण में देखो अपन ने यहां पे क्या लिखा कि अधिक पीएच एवं अधिक तापमान। तो जब खेत में से तापमान को तो अपन नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन पीएच को तो नियंत्रित कर सकते हैं। तो
अधिक पीएच वाली फसल, अधिक पीएच वाली मृदाओं में किस मृदा सुधारक का उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। और कम पीएच वाली मृदाओं में किस मृदा सुधारक का उपयोग किया जाता है? तो चूने का। यानी कि चूना क्या करता है? पीएच को बढ़ाने का काम करता है, तब जाके अम्लीय मृदाएं क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। और जिप्सम क्या करता है? जिप्सम पीएच को कम करने का काम करता है, यानी कि क्षारीय मृदाएं कैसी हो जाएगी? जिप्सम के उपयोग से उदासीन या अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। तो देखते हैं कि जिप्सम या एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, ये एक फास्फोरस उर्वरक होता है। तो जिप्सम या एसएसपी का उपयोग करके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तीसरा चरण आता है लीचिंग। क्या आता है? लीचिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लीचिंग क्या होता है कि जल में घुल के पोषक तत्व या मृदा कलय का ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है, ठीक है। पोषक तत्व भी हो सकते हैं, उर्वरक भी हो सकते हैं, मृदा कलय भी हो सकती है, यानी कि इन सब में से कोई ना कोई ऐसा होगा तत्व कि जल के साथ ऊपरले संस्तरों से घुल के निचले संस्तरों में जा रहा होगा, ठीक है। तो उसको अपन लीचिंग बोलते हैं। अब देखिए लीचिंग की बात करते हैं। तो लीचिंग में क्या होता है कि जल में घुल के ना पोषक तत्व, ये जो नाइट्रोजन उर्वरक है, ये कहां चले जाते हैं? ये निचले संस्तरों में चले जाते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। अगर अपन बात करें तो लीचिंग किस रूप में होता है? तो लीचिंग भी NO3 रूप में होता है, यानी कि नाइट्रेट रूप में होता है। तो देखिए इसमें लिखते हैं मृदा जल के साथ नाइट्रोजन का घुलकर मृदा के निचले संस्तरों में चला जाना लीचिंग कहलाता है। लीचिंग कहलाता है, ठीक है, लीचिंग कहलाता है। अब देखिए लीचिंग किस रूप में होता है? लीचिंग मुख्यतः नाइट्रेट उर्वरकों का या नाइट्रेट रूप में होता है, ठीक है। नाइट्रेट उर्वरकों का नाइट्रेट रूप में होता है। तो अब देखिए अपन ने पढ़ा था डीनाइट्रीकरण, यानी कि डीनाइट्रीकरण भी किस रूप में हो रहा था? तो डीनाइट्रीकरण भी किस रूप में हो रहा था? तो डीनाइट्रीकरण हो रहा था नाइट्रेट उर्वरकों का N2 और N2 के रूप में। और आगे चले तो अपने फिर पढ़ा, उसके पश्चात अपने दूसरा पढ़ा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किस रूप में हो रहा था? अमोनिया गैस के रूप में हो रहा था। और किन उर्वरकों का हो रहा था? तो अमोनिकल उर्वरकों का हो रहा था, ठीक है। आगे चलें तो मृदा जल के साथ जो लीचिंग हो रहा था, तो
वो किन उर्वरकों का हो रहा था, तो नाइट्रेट उर्वरकों का हो रहा था। और किस रूप में हो रहा था, तो नाइट्रेट रूप में हो रहा था। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं किस रूप में हो रहा था, किस में नहीं हो रहा था। ठीक है, इतना हुआ। अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन लिख लेते हैं नाइट्रोजन के विभिन्न क्रियाओं में रूप। नाइट्रोजन के विभिन्न क्रियाओं में रूप। ठीक है, तो नाइट्रोजन के विभिन्न क्रियाओं में रूप ये क्या हो सकते हैं भी, तो अपन देखते हैं, इधर लिखते हैं क्रियाएं और इधर लिखते हैं रूप। तो पहला लिखते हैं अपन विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण किस रूप में होता है भी, तो अपन ने कहा था N2 में सर्वाधिक, फिर N2, फिर NO, इस रूप में होता है। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किस रूप में हो रहा था, अमोनिया गैस के रूप में। किस रूप में, अमोनिया गैस के रूप में। जो तीसरा पढ़ते हैं तो लीचिंग। लीचिंग किस रूप में हो रहा था, तो लीचिंग नाइट्रेट रूप में हो रहा था। आगे चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भी, कुछ गैसों की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी धरती का, विश्व का तापमान बढ़ रहा है। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किस रूप में होती है, तो वो भी N2 के रूप में। ठीक है, आगे लिखते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन में किस रूप में पाया जाता है नाइट्रोजन, तो अमोनिकल रूप में। आगे लिखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस रूप में होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी अमोनिकल रूप में होता है। ठीक है, ये लगभग नाइट्रोजन की विभिन्न क्रियाएं होगी और उनके रूप हो चुके हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपन पढ़ते हैं पीपीएम। पीपीएम, फिर अपन उर्वरकों को प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो देखते हैं सांद्रता, हेडिंग लगा लीजिए सांद्रता। तो देखिए सांद्रता में पहला आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, अगर अपन बात करें पार्ट्स पर मिलियन की, तो देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पीपीएम। अब पीपीएम का मतलब क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन। तो एक मिलियन क्या होता है, तो एक मिलियन लगभग 10⁶, यानी कि 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, यहां अपन कह सकते हैं 10 के कितने जीरो, 6 जीरो।
इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने को पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1000 ml। यह अपन किलोग्राम में ले लेते हैं, सीधी सी बात है, इसको किलोग्राम में कर लो तो ठीक रहेगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और आगे चलें, अगर अपने को 1 किलोग्राम देखना है, 1 किलोग्राम बराबर मिलीग्राम देखना है, भी मिलीग्राम कितने होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, बराबर करके कितने ग्राम थे, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर यानी कि 1000 मिलीग्राम, तो अपने इनको गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10⁶ मिलीग्राम, यानी कि 1 मिलियन मिलीग्राम के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर देखें तो 10⁶ मिलीग्राम होता है। तो यानी कि अपने को क्या याद रखना है कि अगर 1 किलोग्राम में आप 1 मिलीग्राम कोई चीज डालते हो तो कितना हो जाएगा, वो 1 ppm के बराबर हो जाएगा। याद रह जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 किलोग्राम या 1 लीटर जल है, उसमें अपने क्या किया, 1 मिलीग्राम नमक डाल दिया, 1 मिलीग्राम नमक डाल दिया, तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि नमक की सांद्रता क्या है, इसमें 1 ppm सांद्रता है। ठीक है, यानी कि विलायक में जब 1 किलोग्राम विलायक में जब अपन 1 मिलीग्राम विलेय को डाल देंगे तो विलयन में सांद्रता क्या हो जाएगी, तो विलयन में सांद्रता 1 ppm हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं प्रतिशत की, प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता आप देखोगे तो प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, अपन सीधी सी बात करते हैं कि 100 ग्राम में आप 1 ग्राम डाल दो तो क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। अगर अपन बात करें 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम कितना हो गया, 1000 ग्राम। जब भी किसी 1 किलोग्राम में या 1 ग्राम में अपन 10 ग्राम कोई चीज ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1% हो जाता है। या जब अपन 1 किलोग्राम में 1 ग्राम कोई चीज को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.1%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.1%। यानी कि अपने को प्रतिशत वाली सांद्रता याद करनी है तो इससे याद करनी है, और अगर अपने को ppm वाली सांद्रता याद करनी है तो इससे सांद्रता याद करनी है। अब अपन बात करते हैं कि ppm को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को ppm में कैसे बदलेंगे, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, अपने यहां पे क्या कहा कि 1 किलोग्राम में 1 मिलीग्राम डालते हैं तो उसको क्या बोल देंगे अपन, 1 ppm बोल देंगे। ठीक है, और यहां पे क्या बोला कि 1 किलोग्राम में अगर 1 ग्राम डालते हैं तो उसको प्रतिशत में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1%। आगे चल के देखते हैं। तो यहां पे देखो, अगर 1 किलोग्राम में अपन 1 ग्राम कोई चीज डाल रहे हैं तो उसको अगर अपन प्रतिशत में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1%। और अगर अपन यहां कहें 1 किलोग्राम में 1 ग्राम कोई चीज को डाल रहे हैं, 1 ग्राम कोई चीज को डाल रहे हैं तो अगर ppm में देखेंगे तो कितना हो जाएगा,
1000 ppm। अब ये कैसे हुआ अभी? अरे भाई 1 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर? 1000 मिलीग्राम के बराबर। ठीक है, 1000 मिलीग्राम के बराबर। अब देखिए, जब अपन 1 किलोग्राम में कोई चीज 1 ग्राम डाल रहे हैं तो कितने सांद्रता प्रतिशत में देखेंगे तो 0.1%। और जब अपन 1 किलोग्राम में कोई चीज को 1 ग्राम ऐड कर रहे हैं तो सांद्रता कितनी? 1000 ppm। यानी कि अगर आप 1 किलोग्राम में 1 ग्राम नमक ऐड कर रहे हो और कोई आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत में सांद्रता बताओ, तो प्रतिशत में सांद्रता क्या हो जाएगी? 0.1%। ठीक है। और अगर 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1 ग्राम नमक ऐड करने पर अगर कोई सांद्रता पूछ रहा है तो पीपीएम में सांद्रता देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1000 पीपीएम। तो यानी कि अपन कह सकते हैं 0.1% बराबर होता है किसके? 0.1% बराबर होता है 1000 पीपीएम के। अरे भाई अपन कह सकते हैं ना। तो अब देखिए, अगर मैं इधर पॉइंट हटाऊंगा तो गुणा कितने से करूंगा? 10 से, या एक नीचे ले लेते अपन और, है ना। 0.1% बराबर 1000 पीपीएम। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और अगर मैं इसको भी 10 से गुणा कर दूं तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को अपन ने 10 से गुणा कर दिया है। तो लेकिन एक चीज अपन कह सकते हैं, इधर क्या हो गया? 0.1 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो 1% हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 10,000 पीपीएम। अब यहां से कोई बात आपको समझ में आई? यानी कि अपन कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना होता है? 10,000 पीपीएम के बराबर होता है। कितना? 10,000 पीपीएम के बराबर। अब देखिए, अगर आप पीपीएम को प्रतिशत में बदल रहे हो, पीपीएम को प्रतिशत में बदलना, तो देखिए पीपीएम को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो अपन ने क्या कहा कि पीपीएम किसके बराबर है? 10,000 पीपीएम किसके बराबर है? 1% के। तो यानी कि अपने को क्या करना है? 1% में क्या करेंगे अपन? 10,000 का भाई भाग लगा देंगे। नहीं, पीपीएम को अपन प्रतिशत में बदल रहे हैं, हाँ, तो अपन क्या करेंगे? 10,000 का भाग लगा देंगे भाई। तो यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं प्रतिशत बराबर पीपीएम बटे 10,000। ठीक है, पीपीएम बराबर 10,000, वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रतिशत। अब उन करके देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखो। मान लो कि आपको दिया है 10,000 पीपीएम कोई सांद्रता है किसी चीज की, तो इसको प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में क्या होगा? तो अपने को क्या करना है? इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है, यानी कि पीपीएम बटे 10,000। तो पीपीएम कितना अपने पास? 10,000 पीपीएम बटे 10,000 कितनी बार कट गया? एक बार कट गया। यानी कि प्रतिशत सांद्रता कितनी आ गई? प्रतिशत सांद्रता कितनी आ गई? तो प्रतिशत सांद्रता 1% आ चुकी है। तो भाई यही तो है ना, अपने क्या कहा? 10,000 पीपीएम बराबर कितना है? 1% आ गया। तो यानी कि अगर प्रतिशत सांद्रता का सूत्र पूछ ले तो प्रतिशत सांद्रता को क्या करना है? अपने को पीपीएम को 10,000 से भाग दे देना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्रतिशत सांद्रता आ जाएगी। और अगर अपने को प्रतिशत को पीपीएम में बदलना है तो पीपीएम में बदलना, प्रतिशत को पीपीएम में बदलना। तो प्रतिशत को पीपीएम में बदलना तो कैसे बदलेंगे भाई? देखिए थोड़ा सा।
तो पीपीएम बराबर प्रतिशत सांद्रता गुणा 10,000। ठीक है, सेम वही चीज है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा को पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन, यहां अपन लिख देते हैं सोल्व। सीधी सी बात, देखिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है देखा जाए तो लगभग 0.03% है। 0.03%। तो देखिए 0.03% है तो अपन कह सकते हैं 0.03% से 0.04% है। ठीक है, लेकिन अपन अभी इसी को लेंगे। ठीक है, वायुमंडल में 0.03 से लेके 0.04% है। अब देखिए अपन बात करते हैं, ये प्रतिशत में है, प्रतिशत को पीपीएम में लगाना है, निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? पीपीएम बराबर प्रतिशत सांद्रता गुणा 10,000। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है अपने को? इसको पुट कर देना है, यानी कि बराबर 0.03 गुणा 10,000। तो अब देखिए अगर मैं इसको सही सॉल्व करूंगा तो ये इसको हटाने के लिए बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, यानी कि 300 पीपीएम। अगर यहाँ पे 300 आ गया तो इधर क्या आ जाएगा? 400, यानी कि 300 पीपीएम से 400 पीपीएम। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो आज अपन ने सर्वप्रथम पहले पढ़ा स्वांगीकरण के बाद में अपन ने पढ़ा मृदा में नाइट्रोजन का ह्रास। तो अपन ने उसमें पहले विनाइट्रीकरण को पढ़ा, फिर विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को देखा, उसके साथ साथ ही अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा वाष्पीकरण के पश्चात अपन ने पढ़ा लीचिंग और इनको नियंत्रित करने के अपन ने तरीके भी देखे। उसके साथ साथ नाइट्रोजन की विभिन्न क्रियाओं में रूप देखे कि किस क्रिया में किस रूप से नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपन ने सांद्रता पीपीएम देखी, पीपीएम क्या होता है। उसके बाद में अपन ने प्रतिशत सांद्रता देखी, फिर प्रतिशत को पीपीएम में कैसे परिवर्तित करना है और पीपीएम को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करना है, ये अपन ने क्वेश्चन करके देखे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अच्छे से इसको क्वेश्चंस को कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।